देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा। अब जब एक चुम्बक और कुंडली के मध्य, माने एक हम चुम्बक लेंगे और एक क्या रहेगी, अपनी चुम्बक कुंडली रहेगी। माने जो मोटर वाली स्थिति रहती है, मोटर में आपने देखा होगा छोटे बच्चों के खेलने वाले जो खिलौने आते हैं उनमें मोटर लगी होती है छोटी वाली, तो जो उसका जो ठोस भाग होता है मोटर का, उसके चारों ओर उससे सटी हुई क्या लगी होती है, चुम्बक लगी होती है। और उसी चुम्बक के बीच में जो खाली स्थान होता है, जो जगह होती है, उसी जगह में एक कुंडली घूमती है। माने जो भाग पूरा घूमता है उसी पूरे भाग को आप क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। इनके मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब होता है कि जो चुम्बक होती है, चुम्बक सटी हुई होती है मोटर के भाग से। माने चुम्बक तो घूमती नहीं है, घूमती क्या है, कुंडली घूमती है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब दो में से एक चीज़ कैसी होती है, स्थिर, और एक कैसी होती है, गतिशील होती है, तो उसके मध्य जो गति मानी जाती है उस गति को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है, आपेक्षिक गति। तो यहाँ पे हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में देखेंगे जब एक चुम्बक और कुंडली के मध्य कौन सी गति होती है, आपेक्षिक गति होती है। माने कुंडली घूमती है और चुम्बक कैसी होती है, स्थिर रहती है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो कुंडली रहेगी उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। किसके कारण हो गया, ये आपेक्षिक गति के कारण हो गया। तो जब क्या होती है, चुंबक और कुंडली के मध्य कौन सी गति होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो कुंडली रहेगी उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल को उत्पन्न हो जाता है, इस कारण उस विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न होने के कारण ही उस विद्युत वाहक बल को हम किस नाम से जानते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। अब यदि कुंडली जो हमारी है, हम जिस कुंडली का उपयोग कर रहे हैं, यदि ये कुंडली कैसी हो, बंद हो, कुंडली कैसी हो, बंद, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण यदि कुंडली जो हमारी कुंडली हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, यदि कुंडली हमारी कैसी हो, बंद हो, तो बंद होने के कारण जो आपकी कुंडली होती है उसमें विद्युत धारा कैसे होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो परिभाषा में हम देख रहे थे कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो जो कुंडली होती है, कुंडली में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल को आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन यदि हमारी कुंडली कैसी हो, बंद हो, तो विद्युत वाहक बल बाहर नहीं जा पाएगा। यदि कुंडली बंद होगी तो उसमें विद्युत धारा कैसी होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। यह आपकी क्या हो जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की परिभाषा हो जाती है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हो गई। अब जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक क्रिया होती है, इस क्रिया को समझाने के लिए वैज्ञानिक फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या किए थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित दो नियमों का क्या किया था, प्रतिपालन किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित वैज्ञानिक माइकल फैराडे, वैज्ञानिक माइकल फैराडे के द्वारा क्या किए गए थे, विद्युत चुंबकीय घटना से संबंधित दो नियमों का क्या किया गया था, प्रतिपालन किया गया था। पहला जो नियम होता है, पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है, प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा नियम होता है, इस नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है, द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें किसको देखना है, प्रथम नियम को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित फैराडे के नियम का पहला नियम। पहले नियम में होता क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। परिपथ से संबंध, परिपथ क्या होता है, जैसे अपन अभी बोर्ड को यूज कर रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड से हम प्रोजेक्टर, पंखा वगैरह चला रहे हैं।
तो ये सभी संरचनाएं आपस में मिलकर के एक परिपथ का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक डायग्राम आता है जिसमें आपको हीटर, बल्ब, पंखे वाला चित्र पढ़ने के लिए मिलता है। वो पूरी संरचना बनके किसका निर्माण कर लेती है, एक परिपथ का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पे अपना जो प्रथम नियम है, इसमें आप देखेंगे किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, यानी कोई अपना क्या रहेगा, परिपथ रहेगा, और हमें इस परिपथ से संबंधित क्या देखना है, चुंबकीय फ्लक्स देखना है। परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। तो इस चुंबकीय फ्लक्स में जब क्या किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेंगे हम, परिवर्तन। तो जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन। तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, माने उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो परिपथ होगा, इस परिपथ में क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ से संबंधित जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, इसमें क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा होता है, उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है, माने ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उस समय तक रहता है। तो उसको हमने कहा कि इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन से ही उत्पन्न हो रहा था। तो जो अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक होता है जिस समय तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये बताया था माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम में। ये हो जाएगा प्रथम नियम। इसके पश्चात हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित कौन सा नियम देखना है, द्वितीय नियम देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित द्वितीय नियम। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब ये तो समझ गए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हम किसे कहते हैं। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की तरह के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय नियम। अब हमें इस द्वितीय नियम की क्या करनी है, व्याख्या करनी। ये तो अपन ने देख लिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब हम द्वितीय नियम की यहाँ पे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माना किसी क्षण परिपथ से संबंध, ये क्षण माने समय वाला है, ये क्षण चलने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे माना किसी क्षण परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, माने पहले चुंबकीय फ्लक्स का जो मान रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका φ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, φ1। तथा t सेकंड पश्चात, पहले तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या था, φ1 था। अब हमने यहाँ पर देखा t सेकंड पश्चात जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है ये क्या हो जाता है आपका φ2 हो जाता है। माने चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो पहले तो चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 था, फिर ये t सेकंड पश्चात चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर के किसका निर्माण करता है, φ2 का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर से यानी द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम में हम क्या कह रहे थे कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है, तो यहाँ पे आप परिवर्तन की दर बराबर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर, अब यहाँ पे आप लिखेंगे सूत्र। तो अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, और जब भी दर लगी होती है तो बटे में क्या होता है आपका समय होता है।
जब भी दर नामक शब्द आ जाए आपका तो समझ जाइए कि बटे में वहाँ पे क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो यहाँ पे अपन ने देखा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या निकलेगी, φ2 माइनस φ1 अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इसके पश्चात इसमें हमें क्या लगाना है, फैराडे का द्वितीय नियम लगाना है। फैराडे का कौन सा नियम लगाएंगे, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में हम कह रहे थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी स्मॉल ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल ई से शो कर रहे हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी स्मॉल ई, ये समानुपाती किसके होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, φ2 माइनस के φ1 अपॉन में क्या हो जाएगा, t। ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ से यदि आप देखेंगे तो समानुपाती के चिन्ह को हमें हटाना है। तो जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो किसी न किसी नियतांक या स्थिरांक का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ से जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका स्मॉल ई बराबर माइनस ए। माइनस नामक शब्द यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। कैसा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर ये जो चिन्ह रहेगा ये कैसा रहेगा, नियतांक का स्थिरांक ऋणात्मक रहेगा। और बाकी का अपना पूरा यही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे φ2 माइनस का क्या हो जाएगा, φ1 अपॉन में ये आपका क्या रहेगा, t रहेगा। इसके पश्चात यदि हम इसमें देखेंगे कि जो आपका नियतांक या स्थिरांक है, तो यदि हम यहाँ पे लिखें, यदि k बराबर कितना ले लें, 1 लिख लें, नियतांक का मान कितना हो, 1 हो, तो यहाँ पे यदि हम मान रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का चिन्ह आपका रहेगा, इसको हम हटाएंगे नहीं, उसका मान A था। अब यहाँ पे आपने देखा φ2 माइनस क्या दिया गया है, φ1 दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे φ2 माइनस का क्या दिया गया, φ1 अपॉन में ये आपका क्या दिया गया है, t, यानी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे φ2 माइनस φ1 यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और जब चुंबकीय और किसी भी मान में परिवर्तन होता है तो उसके साथ हम डेल्टा के चिन्ह का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसकी जो हमारी अगली स्थिति होने वाली है, अगली स्थिति में आप क्या लिखेंगे, E बराबर माइनस डेल्टा थीटा, परिवर्तन हो रहा है, ये अपॉन में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा t। ये किसके कारण हुआ है, ये φ2 माइनस φ1 के कारण, यानी परिवर्तन हो रहा है। इस कारण इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज़ एक ही लिखी हुई है। परिवर्तन के कारण यहाँ पे हम किसका गुणा कर देते हैं, डेल्टा का गुणा कर देते हैं। अब इसकी आप क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे लिमिट लेने पर, तो जब आप लिमिट लेते हैं तो जो आपका डेल्टा होता है, डेल्टा की जगह हम किसको लिख देते हैं, डी को लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये हो गई हमारी फैराडे के नियम के द्वितीय नियम की व्याख्या। तो ये सूत्र जो अपना निकला है, इस सूत्र की हमें आगे कहीं पे आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये सूत्र भी हमें याद करना है। तो यहाँ पे आपने देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कैसे हो रही थी, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा बताई गई, वैज्ञानिक माइकल फैराडे। खालिस्तान पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट बार बार पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित नियम किसके द्वारा दिए गए थे। तो यहाँ पे आपने देखा माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित 2 नियम दिए गए थे, जिसमें अपन ने प्रथम और द्वितीय नियम को देखा, साथ में द्वितीय नियम की क्या देखी, यहाँ पर व्याख्या देखी।